तो चलिए आज वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट को समझते हैं। आज हमारा मकसद इस बजट के जरूरी हिस्सों को समझना है, मतलब सरकार का क्या प्लान है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। और प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही होती है विकसित भारत के लक्ष्य से। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, आर्थिक विकास को गति देना, लोगों पर केंद्रित विकास करना और सभी को विकास के समान अवसर देना। बिल्कुल। तो मूल रूप से यह बजट वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए समावेशी विकास पर केंद्रित है। हाँ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 27 तक इस घाटे को जीडीपी का 4.3% तक लाया जाए, जो कि एक कह सकते हैं बहुत सकारात्मक संकेत है। यह तो दिलचस्प है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बिग 10 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का सरकारी कर्ज, मतलब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, अभी भी कम है। या ये जानना वाकई दिलचस्प है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ है, मतलब ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। प्रेजेंटेशन में इसका एक बहुत सरल ब्रेकडाउन है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स से आता है, लगभग 21%। अच्छा। फिर कॉरपोरेशन टैक्स से 18% और जीएसटी से 15%, और करीब 24% उधार और अन्य देनदारियों से आता है। और खर्च कहाँ होता है सबसे ज्यादा? जहां तक खर्च की बात है तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 20% सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। सिर्फ ब्याज? हाँ, और 22% राज्यों को टैक्स का हिस्सा देने में। इसके बाद आता है रक्षा 11% और फिर केंद्रीय योजनाओं पर बड़ा खर्च होता है। तो खर्च में एक शब्द बार बार आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। इस पर इतना जोर क्यों है? कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय। देखिए, ये वो पैसा है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाती है, जैसे सड़क, रेलवे, बंदरगाह। इससे देश में लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है। अच्छा, इस बजट में कैपेक्स को 11.5% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पैसा सड़कों और राजमार्गों, फिर रेलवे और रक्षा क्षेत्र में लगाया जा रहा है। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। और खर्च का एक और पहलू है सब्सिडी। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि सब्सिडी कम हो रही है। हाँ, ये एक और अहम बिंदु है। सरकार ने सब्सिडी, खासकर उर्वरक सब्सिडी को कम किया है। अब कुल सब्सिडी जीडीपी का सिर्फ 1% रह गई है। सिर्फ 1%? जी। इससे सरकार को कैपेक्स जैसे उत्पादक क्षेत्रों में अधिक खर्च करने की गुंजाइश मिलती है। तो इन सब घोषणाओं का मतलब क्या है? कौन से सेक्टर फायदे में रहेंगे और एक निवेशक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, बजट का झुकाव साफ तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर की ओर है। तो बायोफार्मा, मेडिकल टूरिज्म, रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। तो निवेशकों के लिए मुख्य बात क्या है? उनके लिए मुख्य बात यह है कि सरकार लॉन्ग टर्म ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर आकर्षक हो सकते हैं। लेकिन इसमें कोई चुनौती भी है। हाँ, एक चुनौती पर नजर रखनी होगी, 800 अरब रुपए का विनिवेश लक्ष्य। इस लक्ष्य को हासिल करना सरकार के लिए बहुत अहम होगा। तो कुल मिलाकर ये बजट राजकोषीय अनुशासन की राह पर चलते हुए निवेश आधारित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाँ, और एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि सरकार ने 10.1% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। अगर भविष्य में महंगाई या वास्तविक विकास दर इस अनुमान से अलग होती है, तो इसका इन वित्तीय गणनाओं और लक्ष्यों पर क्या असर पड़ेगा? यही वो जगह है जहां योजनाओं का सही निष्पादन, मतलब कि एग्जीक्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।